नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। सिर दर्द जो ठीक ना हो, चक्कर, नज़र का धुंधला होना या अचानक फिट्स, क्या आप इन साइंस को इग्नोर कर रहे हैं? आज हेल्थ और हम में हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर पर, एक सीरियस हेल्थ इशू। इसका टाइम पर पता चलना बहुत ज़रूरी होता है। आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है किम्स सनशाइन हॉस्पिटल बेगमपेट हैदराबाद के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा, जो बताएंगे ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। और आपको एक बात बताते चले कि इन्फॉर्मेशन ही बचाव का एक तरीका है। देखिए हेल्थ और हम, क्योंकि सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। So how are you doing? I'm doing very good. तो सबसे पहले हम शुरुआत इसी सवाल से करते हैं हमारे शो का कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, जैसे आपने हर एक को कभी ना कभी थोड़ी चोट लगी होगी जी। आपने देखा चोट लगी, वो कुछ दिनों में भर जाता है जी। जब वो स्टार्ट करके देखते हैं तो पहले अलग रंग होता है, धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो जाता है और वो चीज़ मिस हो जाती है। जो ये हीलिंग प्रोसेस है, जो सेल्फ डिवीजन का प्रोसेस है, अगर ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, मतलब जब ठीक हो गया तो स्टॉप होता है। अगर वही चीज़ अनकंट्रोल हो जाए तो उसको ट्यूमर कहते हैं जी। और वही ट्यूमर अगर ब्रेन में हो जाए तो उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर जो है, इट्स जस्ट द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच बिकम्स अनकंट्रोल, यानी जो उस पर कंट्रोल नहीं रहे और अंकुश न रहे और वो होता रहे, उसको, और जो सेल डिवीजन जो सेल बन जाता है उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं साधारण भाषा में। यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जो है कैंसरस हो सकते हैं, तो जो हर ब्रेन ट्यूमर होता है, क्या हर ब्रेन ट्यूमर कैंसरस होता है या नहीं, इस बारे में हमें कुछ बताइए। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा जी। लोगों के अंदर एक मानना है, एक धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर जो है कैंसर होता है। जी। ट्यूमर वर्ड डजंट मीन कैंसर। ट्यूमर शब्द का मतलब कैंसर नहीं होता है। जी। ट्यूमर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो नॉन कैंसरस हो सकते हैं और कैंसरस भी हो सकते हैं। तो जो नॉन कैंसरस हैं उनका संख्या ज़्यादा होता है, जो कैंसरस होते हैं उनका नंबर कम होता है। तो जब भी आप कभी ब्रेन ट्यूमर शब्द सुने तो डेफिनेटली घबराएं नहीं, उसका ट्रीटमेंट संभव है। अगर कैंसर भी है तो भी डिफरेंट ऑप्शंस ट्रीटमेंट के अवेलेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। जी। यहाँ पे कई सारे लोगों का ये भी एक थॉट प्रोसेस है कि अगर समझिए कि चोट लगी ब्रेन को तभी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, एंड अगर कोई ऐसा एज्ड पर्सन है, अगर हम 70s to 75 की कैटेगरी के लोगों को ले ले तो उन्हें बिना चोट लगे भी ब्रेन ट्यूमर्स डिटेक्ट होता है। तो ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है, एंड क्या ऐसे पॉसिबल है कि बिना चोट लगे भी ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो, इस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, चोट और ट्यूमर का संबंध ज़्यादातर नहीं होता है जी। बहुत समय कम ऐसा होता है कि चोट की वजह से ट्यूमर डेवलप होता क्या है कि आपके अंदर वो शायद ट्यूमर डेवलप हो रहा है, बट आप उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। जब आपको चोट लगती है, जब आप स्कैन करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो ट्यूमर बन गया है और ट्यूमर दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि आपको चोट लगी तो ट्यूमर बन गया, जैसे चोट लगने के साथ ट्यूमर नहीं बनता। वो जो ट्यूमर है वो डेवलप होता रहता है, बनता रहता है। जब आप स्कैन करते हैं चोट की वजह से, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, चोट लगे, आपको बेहोशी हुआ, तो आप स्कैन करते हैं तो आपको वो ट्यूमर दिखाई देता है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात क्या होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि आज हम लोग सुनते हैं कि भाई ब्रेन ट्यूमर्स काफ़ी बढ़ गए जी। डेफिनेटली थोड़ा इंसिडेंस बढ़ा है, बट हुआ क्या है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। जैसे आपने कहा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका एज 70 या 75 के ऊपर जा रहा है, तो उन केस में थोड़ा गिरना कॉमन होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बैलेंस इशू देखने की वजह से। तो उस केस में हम स्कैनिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो हमको ट्यूमर का इंसिडेंस उस केस में ज़्यादा मिल रहा है। सो ट्यूमर्स का चोट से संबंध कम है। नॉर्मली क्या हमारी को डिटेक्ट तब होता है जब हम उस चोट की वजह से टेस्ट करके देखते हैं जी। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन सिम्टम्स की ही बात कर लें तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो नज़र आते हैं यूजुअली अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिस पर नज़र रखना चाहिए, एंड कौन से चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिम्टम्स को स्पेशली कैचअप करने में कई सारे लोगों की चूक वहीं पर हो जाती है कि नॉर्मल ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि सर दर्द हो या थोड़ा सा भी अगर फिट जैसा फील हो रहा हो तो ये लोग सोचते हैं, यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि हो सकता है ये हम मेडिकेशन से क्योर कर लें, बट वहाँ तक जाते नहीं हैं। तो इन सिम्टम्स को कैसे डिटेक्ट करना है, नेग्लेक्ट क्यों नहीं करना है, इस बारे में हमें कुछ बताइए। आई थिंक जैसे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आपने कहा कि बचाव ही जो है एक अच्छा सर्जल्टी ट्रीटमेंट का पहचान बनता है, और आपका आई थिंक
प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है। नंबर 1, देखिए सबसे कॉमन सिम्टम जो लक्षण होता है जो ट्यूमर का होता है वो सिर दर्द होता है जी। हर आदमी को या औरत को सिर में दर्द होता है, बट ट्यूमर का सिर दर्द आम सिर दर्द से अलग होता है। नॉर्मल क्या होता है, जैसे सपोज आपको किसी को माइग्रेन है या हेडेक रहता है, अगर आप देख रहे हैं कि उसका पैटर्न चेंज हो गया है, उसकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, वो ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स कि चेंज इन द पैटर्न ऑफ हेडेक, ये एक अच्छी बात नहीं होती जी। आप सवेरे सो के जब भी उठते हैं, नॉर्मली आदमी जो उठता है वो फ्रेश होता है। अगर आप सो के उठ रहे हैं और आपको हेडेक बना हुआ है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। जो भी आपको हेडेक हो रहा है और उसके बाद वॉमिटिंग हो रही है, आंख से देखने को तकलीफ हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये नॉर्मल हेडेक नहीं है जी। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है और हेडेक के साथ, तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है आपको गांठ या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जी। सेकंड चीज आपने कहा फिट्स को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। हमारे न्यूरो सर्जरी में एक डिक्टम है, डिक्टम मतलब कहावत ये है कि अगर कोई भी एडल्ट पेशेंट है, उसको फर्स्ट टाइम फिट आ रहा है, तो आप ब्रेन ट्यूमर ज़रूर रूल आउट करिए जी। हम लोग के साथ जो फिट्स के साथ एक जो सोशल स्टिग्मा रहता है और अजीब सी बात रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप किसी पेशेंट को फिट भी कई डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसमें अगर हो रहा है तो ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेट करें। तीसरा आपने कहा आँख का धुंधलापन। नॉर्मली ब्रेन और आइज का कनेक्शन रहता है। अगर आपको दिख रहा है कि आँख से दो दिखाई दे रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है या फील्ड में बराबर नहीं दिख रहा है, तो ज़रूर आई डॉक्टर को चेक कराएं। आंखों में सूजन जो है वो फर्स्ट सिम्टम भी हो सकती है ब्रेन ट्यूमर का। इसके अलावा कई सारे सिम्टम है, बट ये 3-4 जैसे रहते हैं, वीकनेस, पैरालिसिस हो रहा है, आपको सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिट्स आ रहा है, तो उस सिम्टम्स को कभी भी नज़रअंदाज ना करें आप जी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सवाल? मेरा एक सवाल ये है, जो रोजाना जो हम बैठ के ऑफिस में जो काम करते हैं, जैसे पीछे का पेन दर्द होता है, कमर का दर्द होता है जी। और एक सवाल ये ब्रेन का ये है कि जैसे कि हम ज्यादा सिस्टम पर बैठते हैं, सिस्टम पर बैठ के छोटे छोटे ऑब्जर्व करते हैं जो अल्फाज जो रहते हैं जी, तो गौर से देखेंगे तो उसमें सिर में दर्द बहुत दर्द हो जाता है जी। ऊपर कुछ बोल सकते हैं क्या कुछ? तो सर का सवाल ये है कि यूजुअली जो स्क्रीन टाइम वो लोग करते हैं ऑन कंप्यूटर वेल वर्किंग, तो जब वो वर्ड्स को देखते हैं तो उनके आंख स्ट्रेन होते हैं एंड साथ ही साथ सिर का भी दर्द होता है। तो क्या ये कुछ ऐसा ब्रेन ट्यूमर से लिंक है या नहीं, वो उनका सवाल था। नॉर्मली इस ऐसे ये सिम्टम जो आपने बताया, इसका ब्रेन ट्यूमर से लिंक होने का चांसेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। जब भी हम स्क्रीन पे बहुत देखते हैं, स्क्रीन टाइम जैसे होता है, अगर ज़्यादा होता है तो ज़रूर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है और सिर में दर्द हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार कि जो चश्मा लगाते हैं, तो नॉर्मली जब होता है क्या, आई जैसे एक ऐसा कहना चाहेंगे, एक आई ने इमेज बनाई, दोनों आँख से देखते हैं, एक आई की सुपर इम्पोज होती है, तो नॉर्मली देखते हैं एक ही इमेज दिखाई देती है। कई बार जब आपको रिफ्रैक्टिव है चश्मे का होता है, तो ये एक आगे पीछे होने थी, तो जिसकी वजह से ब्रेन उसको देखने में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है। तो नॉर्मली जो भी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं ना, बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो कमर में दर्द होने लगता है, कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम देख रहे हैं तो सिर में दर्द होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में यूजुअली ट्यूमर होने का चांस बहुत कम होता है। तो हमारा जो एक हिदायत होती है वो ये है कि अगर आप स्क्रीन टाइम में देख रहे हैं तो 20-20-20 जैसे T20 जैसे वेरी कॉमन, तो रूल ये है कि आप जब भी 20 मिनट तक कंटिन्यूस टीवी मतलब स्क्रीन पे देख रहे हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखने का कोशिश करें, तो इससे क्या आई रिलैक्स हो जाती है। तो दैट इज अ गुड प्रिवेंटिव थिंग टू फॉर द हेडेक। सेकेंडली, जब भी आप बैठे हुए हैं, नॉर्मली अपने सिस्टम या स्क्रीन टाइम में अलार्म लगा लें या पॉपअप्स लगा लें, जिसमें 45 मिनट्स के बाद आप उठ के जाएं, एक सिंपल स्ट्रेचिंग कर लें और वापस आके बैठें। तो इन सब चीज़ों से आपको हेडेक भी कम होगा, कमर का दर्द भी कम होगा। बट ये ट्यूमर का लक्षण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसके बेसिस पे ट्यूमर का आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, because normally lots of people are there in this industry with this. Right. अब यहाँ पे मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि सवाल जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक कि अगर आपके बॉडी में अगर कोई साइंस आपको ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि ये इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करे,
तो आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे उस चीज़ पर तब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं हर व्यूअर से ये दरख्वास्त करूँगी कि हमारा ये लाइव सेशन जो चल रहा है ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर, तो अगर आपको कोई भी ऐसा सवाल है या आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे। एंड कोई भी ऐसा डाउट आपको लगे कि भाई इस पे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ और एक मैं उसके ऊपर फोकस डालना चाहूँगी कि यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जिनका थिंकिंग पावर ज़्यादा होता है, यानी कि ब्रेन जिस चीज़ों में काम ज़्यादा यूज़ होता है ब्रेन का, वहाँ पे हो सकता है कि स्ट्रेस उनके ब्रेन पर हावी हो। एंड कई बार लोगों का ये डाउट होता है कि आउट ऑफ स्ट्रेस भी हमें ब्रेन ट्यूमर्स फॉर्म होने के चांसेस होते हैं या नहीं। तो एक बार इस चीज़ पर हमें गौर फरमाइए। आई थिंक आज के ज़माने में ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेस हर आदमी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। स्ट्रेस की वजह से ट्यूमर आना का चांस बहुत कम है, नहीं के बराबर होता जी। बट स्ट्रेस कैन इटसेल्फ कॉज हेडेक। तो ये चीज़ जो आपको हेडेक होगा, जो स्ट्रेस का हेडेक होगा, वो आप देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप दिन के समय, शाम के समय होगा हेडेक, बैक की तरफ हेडेक ज़्यादा होता रहेगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा, वो ऊपर नीचे ज़्यादातर नहीं होता है, उसके साथ वॉमिटिंग का एसोसिएशन नहीं होता है। तो स्ट्रेस से ट्यूमर का बनना ऑलमोस्ट नहीं के बराबर नहीं होता है, बट स्ट्रेस कैन इटसेल्फ कॉज हेडेक, जो कि ट्यूमर का फर्स्ट सिम्टम होता है जी। तो अगर आपको लग रहा है कि एक स्ट्रेस है और जो कंटिन्यूसली बना हुआ है, इट इज़ बेटर टू रूल आउट बाय कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अदरवाइज मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ऐसे हेडेक्स में अच्छा काम करता है। सो स्ट्रेस, लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि स्ट्रेस से ट्यूमर नहीं बनता है। राइट। अब यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट एंड सोशल मीडिया पोस्ट भी ऐसे आते हैं कि अगर आप स्कार्फ बनकर सोगे तो हो सकता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाए, या आप सॉक्स पहन के सोगे तो आपके ब्रेन के नर्व्स काम करना बंद कर दें एंड वो ट्यूमर में फॉर्म हो जाए। तो इन सारे पोस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज के ज़माने में सोशल मीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती जी। अगर आप सॉक्स पहन के सो रहे हैं, स्कार्फ लगा कर सो रहे हैं, इससे ट्यूमर नहीं बनता है। राइट। क्लासिकल एग्जाम्पल देखें, अगर आप, हम सब बच्चे थे जब पैदा हुए थे 1 साल, तो हमारे माँ बाप ने हम लोग को सबको मोजे ही पहनाए थे, स्टॉक लगाए थे, बट हर एक किसी को ट्यूमर तो नहीं हुआ। सो द लॉजिक इज, उसको पहनने से ट्यूमर नहीं होता, आप घबराएं नहीं उसकी वजह से। सो आई थिंक वो पोस्ट में थोड़ा सा जो है तवज्जो कम दें, उसकी वजह से ट्यूमर के चांसेस नहीं गिनते। जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे भी बोला है कि जो सोशल मीडिया पे हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो सही नहीं होती है। तो हर इन्फॉर्मेशन हो सकता है गलत भी ना हो या हर इन्फॉर्मेशन सही भी ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको सवाल उठाने चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं। तो इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए एक बार उनके सवाल पर गौर फरमाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? ये क्वेश्चन था कि हाई फीवर में वॉमिटिंग्स के साथ अगर हो तो ब्रेन ट्यूमर के कुछ चांसेस होते हैं कि नहीं? हाँ मैडम, आई थिंक ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। ब्रेन ट्यूमर में फीवर बहुत कम होता है, बट अगर आपको फीवर के साथ वॉमिटिंग आ रहा है तो ब्रेन में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ट्राइड होता है कि अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है, बुखार है और वॉमिटिंग हो रही है, तो मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ट्यूमर नंबर 1 नहीं होता है। सो इन दैट कंडीशन द फर्स्ट थिंग इज टू रूल आउट एनी ब्रेन इन्फेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस की बात करें तो यूजुअली जब पेशेंट आपके पास कंप्लेंट्स लेके आता है सिम्टम्स की, तो आप फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस का कौन सा लेते हैं उन पेशेंट के लिए? नॉर्मली जब भी हमारे पास मरीज आया, जैसे हमने आपको बताया कि सिर दर्द हो रहा है या फिट्स हो रहा है, हमको डाउट होता है कि इस पेशेंट को ट्यूमर हो सकता है, तो आज के ज़माने में MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर MRI में है तो आपको 100% ट्यूमर दिख जाएगा जी। और MRI करते के समय एक होता है जिसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। जैसे नॉर्मली क्या हुआ कि जो ट्यूमर ब्रेन के किसी हिस्से में बना हुआ है वो और जगह है कि नहीं है, ब्रेन में कितना प्रेशर दे रहा है, ब्रेन से उसको सेपरेट कैसे करें वो चीज़, तो वो चीज़ कॉन्ट्रास्ट एक दवा होती है, वो जो हम देते हैं ब्रेन के MRI के साथ, तो उसमें ट्यूमर की एनाटॉमी, उसका ब्रेन के साथ कैसा रिलेशन है, कितना प्रेस करा हुआ है, कितना फैला हुआ है, ब्रेन की मेम्ब्रेन्स पे उसका कितना अटैचमेंट है, वो क्लियर हो जाता है। तो MRI विद और ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट से ही कंफर्म होता है कि ट्यूमर है कि नहीं है। जी।
अब यहाँ पे अगर हम ब्रेन ट्यूमर के टाइम पे सर्जरी की बात करें तो कौन से ऐसे स्टेज पे आप लोग सर्जरी यूजुअली पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, एंड सर्जरी कब आप लोग सजेस्ट करते हैं, इस बारे में हमें बताइए। ब्रेन ट्यूमर में का सबसे आई थिंक सर्जरी जो है वो ब्रेन ट्यूमर का ही ट्रीटमेंट, सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट राइट नाउ फॉर ब्रेन ट्यूमर। अगर जो ब्रेन ट्यूमर है वो काफ़ी बड़े साइज का है और ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाला है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में मास इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल की देखिए, जैसे दोनों तरफ ब्रेन है, अगर ये ट्यूमर बना और ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल के उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, ब्रेन ट्यूमर के साथ स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है जो कि ब्रेन में प्रेशर डाल रही है, आपके साथ इतने सिम्टम्स आ रहे हैं कि वीकनेस हो गया। सपोज राइट साइड में आपको ट्यूमर है तो लेफ्ट साइड से वीकनेस हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में डेफिसिट बोल रहे हैं। अगर वो आपके साथ आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक है, आंख में हमने चेक कराया उसको पेप्टिडिमा सूजन है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इमीडिएट सर्जरी करने की एडवाइस करते हैं। क्योंकि ट्यूमर जितना ज़्यादा अगर डैमेज करेगा उतना प्रॉब्लम होता है। जितना जल्दी हम लोग उसको निकाल लें और जितनी अच्छी कंडीशन में निकाल लें उतना ही अच्छा उसका नतीजा या आउटकम रहता है। यूजुअली लोग सोचते हैं कि शायद अगर हम ब्रेन ट्यूमर सर्जरी कराएंगे, अब कई सारे मूवीज़ में देख के वो लोग ऑब्वियसली डर जाते हैं कि हो सकता है कि वो मूवी में ऐसे रेफरेंस सीन्स ले लिए एंड देन सर्जरी नहीं, ये सर्जरी का आउटपुट कुछ अलग ही आएगा, ये डर रहता है लोगों में। तो आज के ज़माने में अगर हम ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की सेफ़ होने की बात करें तो कितनी ज़्यादा सेफ़ ये मानी जाती है? आई थिंक इस क्वेश्चन के दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। नंबर वन, एक पिक्चर या सिनेमा या शूटिंग, इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है जैसे आपने कहा, और पेशेंट्स भी हम लोग से कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं। और नंबर टू कि क्या जेन्युइनली ब्रेन ट्यूमर सर्जरी सेफ है कि नहीं है। यस, आज के ज़माने में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी बहुत सेफ हो गई है। उसके कई सारे कारण हैं। नंबर वन, जैसे आपने बताया कि एमआरआई से हम बेटर ट्यूमर को देख सकते हैं। जब हम बेटर देख सकते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की जो है काफ़ी सारी टेक्निक्स सेफ हो गई हैं, जिसमें हम ट्यूमर की सर्जरी को बहुत सक्सेसफुल या कामयाब तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये डेवलप हो गया है कि कई बार हम लोग को चीरा भी नहीं लगाना पड़ता, हम नाक के थ्रू जाके ट्यूमर की सर्जरी कर सकते हैं, सेफ सर्जरी कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी कई बार आपको बेहोश भी नहीं करना पड़ता है। आप मरीज को अवेक, जिसको अवेक एनाटॉमी कहते हैं, मरीज जगता रहता है और उसको पेन नहीं होता है और सर्जरी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग आ गई है, जहाँ पर रहता है कि हम सर्जरी करके देखते रहते हैं कि ये एरिया जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, उसके साथ उसकी सर्जरी करते हैं, तो जेन्युइनली बहुत अच्छा आउटकम हो गया है। अगर ट्यूमर ही खराब है, कैंसर है, स्प्रेड करा हुआ है, उसको छोड़ दें तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी का आउटकम काफ़ी पहले ज़माने से बेटर हो गया है। अब यहाँ पे सर्जरी के बाद रिकवरी की अगर हम बात करें तो कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को रिकवर करने के लिए? देखिए, रिकवरी का दो कंपोनेंट होता है। एक होता है कि आप हॉस्पिटल में कितने दिन रह रहे हैं और दूसरी बात सर्जरी के इफेक्ट से कितना ठीक होता है। तो नॉर्मली हम लोग ब्रेन ट्यूमर पेशेंट का जब भी सर्जरी करते हैं तो आराम से 4 से 5 दिन के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। जो टाँका होता है वो 10 से 14 दिन में कट जाता है। और रिकवरी नॉर्मल पीरियड जिसमें पेशेंट घर जाता है, आराम से चल फिर सकता है, अपना काम कर सकता है जो पहले करता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल रिकवरी बायोप्सी रिपोर्ट के बाद होती है। अगर वो कैंसरस है तो अलग ट्रीटमेंट होता है, नॉन कैंसरस है तो बाय द टाइम एंड ऑफ 1 मंथ सिग्निफिकेंट रिकवरी हो जाती है और पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस जा सकता है। जी, इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? मैं अर्ज करता हूँ कि जब मेरी बीवी सोती है जी तो रात के वक्त उसको कमर दर्द रहता है। जी, जब मेरी बीवी सोती है तो कमर में दर्द, तो आई थिंक ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, तो बट येट स्टिल अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी वाइफ को रात में सोते टाइम कमर में दर्द है तो हो सकता है वो पोजीशन इश्यूज़ हो या आपके बेड में कोई तकलीफ़ हो। जैसे कि इससे पहले भी हमने एक एपिसोड किया था ये पर्टिकुलर बैक पेन्स को लेकर, जहाँ पे हमने मेंशन किया था कि हो सकता है कि अगर आपके बेड के जो कुशन्स होते हैं या गद्दा होता है वो सही नहीं है तो एक बार आप उस पर देख सकते हैं। वेल, अगर हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे निग्लेक्शन की अगर हम बात करें तो यूजुअली ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस से पहले लोग सेल्फ ट्रीटमेंट में जाते हैं एंड यहाँ पे निग्लेक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, जहाँ पे निग्लेक्ट होने की वजह से सिम्टम्स और ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यहाँ पे, आप उस बारे में हमें बताइए। आई थिंक ब्रेन ट्यूमर ऐसी चीज़ है जिसमें सेल्फ ट्रीटमेंट हम कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे। जी, नंबर 1।
नंबर दूसरा बात है कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी जितनी ही जल्दी आप करवाते हैं तो ब्रेन के ऊपर जितना प्रेशर होता है वो कम होता है और रिकवरी बेटर होती है। कई बार अगर आपने ट्यूमर का सर्जरी नहीं कराया तो उसकी वजह से जो डेफिसिट आती है, डेफिसिट मतलब वीकनेस है या पैरालिसिस है, तो वो एक इरिवर्सिबल डैमेज कर देती है जिससे आप इवन सर्जरी कराने के बाद भी कंप्लीट रिकवर नहीं कर सकते। जी। तो आपके पास जो मौका था जिसमें आप एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं, अगर आप अपनी बीमारी को डायग्नोस को निग्लेक्ट करते हैं तो वो मौका खो देते हैं। तो इसलिए हमारा लोगों का सजेशन या हिदायत या मशवरा यही रहता है कि अगर ब्रेन ट्यूमर बन गया है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका अच्छा आउटकम है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप ज़रूर उसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट करा सकें उतना ही बेटर आउटकम मिलेगा आपको। जी। इसी पीछे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंकर साहब को, डॉक्टर साहब को मेरे खिदमत में सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे एक दोस्त है जो फैक्ट्री में काम करते औकात में वो नीचे गिर गए जी, जिन्हें फौरन दवाखाने में शरीक किया गया है। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है कहे हैं डॉक्टर। अच्छे मेरे दोस्त को डायबिटीज पेशेंट है, सुबह और शाम में इंसुलिन देते हैं। 4 दिन के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज किया गया है। दवाखाने में 70,000 का इंजेक्शन दिया गया है। क्या उस दोस्त को क्या एहतियात करना चाहिए, बताए तो मेहरबानी। जी। आई थिंक he wants to talk about brain stroke. सडन ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उन्हें एंड हॉस्पिटल में तुरंत लेकर गए, बट जो इंजेक्शन उन्होंने मेंशन किया है 70,000 का वो दिया गया है। अभी उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये उनका सवाल था। देखिए, आपका आई थिंक जो सवाल है वो पब्लिक हेल्थ के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कहा आपके दोस्त को बीपी शुगर है, तो जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसके 4 सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। एक होता है बीपी, एक होता है शुगर, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, हार्ट डिजीज। जब तक ये अगर आपको बीपी शुगर है वो कंट्रोल नहीं होगा तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। नंबर 1, तो अभी भी आपको बीपी शुगर हमेशा कंट्रोल में करना होगा। हफ्ते में एक बार घर के आसपास किसी डॉक्टर से चेक करा के देख सकते हैं। नंबर दूसरी बात, ब्रेन स्ट्रोक जब भी होगा वो सडन ही होगा, अचानक होगा जी। तो जब भी आपको लगे कि ये एक हाथ या पैर वीकनेस हो रहा है, मुंह में टेढ़ापन आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, तो वो ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक में जितनी जल्दी आप दवाखाने में लेके जाएं और इतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो होता क्या है, जितना भी ब्रेन टिश्यू है जिसको हम लोग पेनम्ब्रा बोलते हैं वो डैमेज नहीं हुआ होगा तो रिकवरी उतना अच्छा होगा जी। और इंजेक्शन से कुछ कंडीशंस में जिसमें क्लॉट होता है रिवर्स करते हैं। अगर हेमरेज हुआ है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली इंजेक्शन है जैसे, बट आज के ज़माने में वो एक ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसका। डिस्चार्ज होने के बाद अगर वीकनेस पैरालिसिस है तो फिजियोथेरेपी जरूर करते रहें। जो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी हुई है ब्रेन की वो ज़रूर खाते रहें। और बीपी शुगर का कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करेंगे आप तो फिर से दोबारा रिकर या स्ट्रोक होने का चांसेस रहता है। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी सर कि आप जनरल क्वेश्चंस पे भी इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर्स का, उससे हटके भी हमने 2 चीज़ों पे एक नई इन्फॉर्मेशन हासिल की है। यहाँ पे मैं यूएस से भी एक दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपको ब्रेन ट्यूमर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसे सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, बट इस दौरान अगर आप कॉल करके पूछ लें तो हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा कि आपके क्वेश्चन से हम भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। यहाँ पे अगर हम टॉपिक की तरफ वापस बढ़े सर, तो अगर ट्रीटमेंट के बाद कई सारे लोगों का सवाल भी ये होता है कि क्या ब्रेन ट्यूमर्स वापस आने के चांसेस होते हैं, क्या हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं उसके बाद में, या हम मेडिकेशंस के ही आदी हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन सवाल है जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ग्रेड 1 ट्यूमर्स होते हैं वो यूजुअली अगर आपने सर्जरी से रिमूव कर दिया है तो ऑलमोस्ट कुछ कंडीशंस में आप ब्रेन ट्यूमर क्योर भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल था कि रिकरेंस, जो ट्यूमर आया है वो दोबारा भी आने का चांस रहता है, वो हम बायोप्सी रिपोर्ट के बाद पेशेंट को बेटर बता सकते हैं। बट नॉर्मली 5% to 10% रिस्क रहता है ट्यूमर रिकरेंस होने का। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विलेंस MRI करते रहते हैं। जो पेशेंट फॉलोअप में आता रहता है तो स्कैन करके देखते रहते हैं। जो कैंसरस हैं उनको रिकरेंस होने का चांस ज़्यादा रहता है जी। जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें पेशेंट्स का रिकवरी बहुत अच्छा होता है एंड दे आर ऑलवेज और दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ।
हमारे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बाद में आराम से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कई ऐसे बच्चों के भी हमने सर्जरी करी हुई है जो बड़े हो गए और उनका शादीशुदा भी हो गए हैं, बच्चे भी उनके हैं। और ये नहीं कि अगर आपको ट्यूमर हुआ है तो आपके बच्चों को भी ट्यूमर होगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो बेनाइन ट्यूमर्स या नॉन कैंसरस ट्यूमर का आज के ज़माने में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और सर्जरी से आउटकम काफ़ी अच्छा हो गया है। रिकरेंस के चांसेस रहते हैं बट कम रहते हैं। अब सबसे आखिर में डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर के रिलेटेड आप हमारे पब्लिक को पब्लिक अवेयरनेस की तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? नंबर 1, आई थिंक दिस इज़ द होल एम ऑफ दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहला सवाल, अगर आपको हेडेक रहता है तो हेडेक अगर कई सालों से बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है और आप उसका देख रहे हैं कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। मिडिल एज में अगर किसी को फिट्स आ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो एक ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। नंबर 3, MRI आज के ज़माने में पूरे शहर में काफ़ी जगह अवेलेबल भी है और वो कंफर्म करता है वेदर ट्यूमर है कि नहीं है। सर्जरी बहुत सेफ हो गई है ब्रेन ट्यूमर की और उसका आउटकम भी काफ़ी अच्छा होने लगा है। स्पेशली बेनाइन ट्यूमर्स का आउटकम बहुत अच्छा है। कई बार बच्चों को भी ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं और अगर बच्चों में बेनाइन ट्यूमर्स है तो उसका आउटकम बहुत अच्छा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और लाइफ में कई सारी चीज़ें जो वो करना चाहते हैं कर सकते हैं। सर्जरी के अलावा कुछ केसेस में जिसमें कैंसर होता है तो उसमें रेडिएशन कीमोथेरेपी आ गई है। सर्जरी भी का जो आउटकम है हम लोग जैसे मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन बोलते हैं, एनेस्थीसिया में जिसमें हम लोग मॉनिटर करके करते हैं, तो पेशेंट्स का यूजुअली रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है। सो ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, आई थिंक इन पे आप गौर करें। किसी को ऐसा है तो एक डॉक्टरी सलाह मशवरा ज़रूर कर लें जो भी आपके पास है और उसके बाद से आप उनका डेफिनेटली आउटकम बेटर कर सकते हैं। जाने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनका भी सवाल हम सुन लेते हैं और उनके सवाल का भी हम जवाब दे देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे बताना है कि मेरी वाइफ 65 एज के है, उनके हार्ट में बाल डाल दिए थे और जो चेस्ट पेन हुआ था तो इलाज होगा, ट्रीटमेंट सही होगा। और बीच में 2-3 महीने पहले क्या होगा तो चेस्ट पेन जरा खांसी रही तो आँख में जाके आए तो दोस्तों वो बराबर ठहर नहीं सकते जी, पकड़ के ठहरा करना पड़ता, बैठने करने शो आता, ऑटोमेटिक खुद उठ भी नहीं सकते हो ना। और क्या बात करते वक्त आप जैसा कि आपसे बात कर रहे तो फेस पलटा देते, तो कुछ बोल रहा तो उधर देखते नहीं जी। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी वाइफ का रिसेंटली चेस्ट पेन की वजह से कुछ डिटेक्ट हुआ था, बट लेटर अभी उन्हें उठने बैठने में तकलीफ हो रही है। बैठ तो सीधे से सकते हैं बट चलने में, फिरने में, एंड अगर कोई उन्हें आवाज़ देता है तो उनकी तरफ मुड़ने में, रिस्पॉन्ड करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो क्या इसका ब्रेन ट्यूमर से कोई रिलेवेंस है? ये ब्रेन ट्यूमर से रिलेवेंस नहीं है, बट अगर हमको चेस्ट पेन या हार्ट स्ट्रोक होता है तो कुछ परसेंट केसेस में जो होता है कि वो स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक, उसमें जो एम्बुलेंस होता है यानी जो खून के तक्के होते हैं वो कई बार ब्रेन में चले जाते हैं, तो वो ब्रेन स्ट्रोक कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बैलेंस में प्रॉब्लम हो रहा, तो हो सकता है उनको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ हो। तो ब्रेन का MRI या ब्रेन डॉक्टर से कंसल्ट जरूरी होता है। नॉर्मली क्या है, जिसको हम इसको कहते हैं कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक, यानी जो ओरिजिन हो रहा है, जो स्ट्रोक आ रहा है ब्रेन का, उसका ओरिजिन जो है कार्डियक उसमें हो रहा है जी। तो हो सकता है उनको ब्रेन में प्रॉब्लम है। तो एक बार आई थिंक अपने डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को बताएं, वो भी हेल्प कर सकते हैं, वरना एक न्यूरोफिजिशियन को या न्यूरोसर्जन को दिखा लें, वो आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े, एंड नॉट ओनली ब्रेन ट्यूमर बट जो जनरल हमारे पब्लिक क्वेश्चंस थे उस पर भी आपने एक बहुत अच्छे से आंसर किया है, सो दैट ये अवेयरनेस हमारे पब्लिक की तरफ भी जाए एंड उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। यही हमारे हेल्थ और हमका प्रोग्राम का एक कंक्लूजन होता है। एंड आई अगेन थैंक यू फ्रॉम आवर मैनेजमेंट दैट यू हैव बीन हियर फॉर talking about this informative part. Thank you so much for being there. Thank you for having me. यहाँ पे मैं हमारे हर व्यूअर को भी अप्रिशिएट करूँगी कि आप हमारे साथ कॉल्स के थ्रू जुड़े रहे एंड आपके जो भी सवाल थे आपने पूछा। एंड एक चीज़ तो है कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। और जब बात हेल्थ की हो तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, हेल्थ हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। जब तक आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दोगे तब तक आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकोगे। मैं हर व्यूअर का एक शुक्रगुजार अदा करती हूँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हर व्यूअर का कि आपने हमारे साथ कॉल्स के थ्रू जुड़े। एंड होपफुली अगर ये इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर साहब ने हमें दी है ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर, अगर आप तक भी वो पहुँचे, आप अगर ये सुन रहे हैं आगे भी फॉरवर्ड करिए। अगर आपके फैमिली में अगर किसी को ब्रेन प्रॉब्लम है या ब्रेन ट्यूमर्स का प्रॉब्लम है, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए ताकि वो भी अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से लेकर जा सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।